गुड मॉर्निंग। आई एम रियली वेरी सॉरी, काफ़ी लेट हुआ। बहुत दिनों से एक्सरसाइज की वीडियोस के लिए आप लोग शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन मेरा पॉसिबल ही नहीं हो रहा था। कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे, कुछ टेक्निकल इश्यूज़ थे। बहरहाल अब मैं वापस आ गई हूँ। इंशाल्लाह अब जल्दी जल्दी वीडियोस अपलोड होगी, आप लोगों का नुकसान नहीं होगा। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर साइकोलॉजी साइंटिफिक डिसिप्लिन के एक्सरसाइजेस हमने देखे थे। स्टार्टिंग के 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसमें हुए थे। चलते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन नंबर 5th है, डिफाइन द फॉलोइंग कंसेप्ट्स। इसमें फर्स्ट वन है रेप्लिकेबिलिटी। रेप्लिका वर्ड कहाँ सुने बेटा आप लोगों ने? लड़कियां तो फेमिलियर होगी ये वर्ड से, और लड़के भी फैशन की दौड़ में पीछे नहीं है, वो भी जानते ही होंगे। जो हम ब्रांड का रेप्लिका सुनते हैं फैशन वर्ल्ड में, ब्रांडेड कपड़े होते हैं, ब्रांडेड ज्वेलरी होती है, उसके डुप्लीकेट वर्ज़न मार्केट में कम कीमत में भी मिलता है। तो दैट इज़ रेप्लिका, जो एग्जैक्टली वैसा ही दिखता है लेकिन वो ओरिजिनल नहीं होता है। तो यहाँ पे भी रेप्लिकेबिलिटी वही है कि उसकी कॉपी बनाना, आपने जो प्रोजेक्ट किया है, आपने जो एक्सपेरिमेंट किया है, उसकी कॉपी तैयार करना, उसकी नई कॉपी करना। तो आंसर देख लेते हैं। रेप्लिकेबिलिटी इज़ द पॉसिबिलिटी टू रेप्लिकेट ए रिसर्च और इट्स फाइंडिंग इन ऑर्डर टू टेस्ट इट्स वैलिडिटी। जो रेप्लिकेबिलिटी होती है ये एक्चुअली किसी भी रिसर्च को रेप्लिकेट करने की पॉसिबिलिटी होती है, उसकी नई कॉपी बनाने की, उसको फिर से करने की पॉसिबिलिटी होती है, जिससे उसकी वैलिडिटी को टेस्ट किया जा सके। हम जब वैलिडिटी देख रहे थे तो तभी हमने जाना था कि किसी टेस्ट की वैलिडिटी तभी डिसाइड की जा सकती है, फाइनल की जा सकती है, जब आप उसको अलग अलग वक्त में अलग अलग सब्जेक्ट के साथ में भी आप करते हैं तो उसकी फाइंडिंग सेम आती है, उसके रिज़ल्ट सेम आते हैं। तो तभी हम कह सकते हैं कि हाँ ये आंसर वैलिड है। लेकिन अगर एक जगह उसका कुछ अलग फाइंडिंग आ रही है, अगर एक दूसरी जगह कुछ अलग फाइंडिंग आ रही है, मतलब वो वैलिड नहीं है, आपका रिसर्च वैलिड नहीं है। तो ये रेप्लिकेबिलिटी होती है कि आप उसको रेप्लिकेट कर पाएँ। सेकेंड क्वेश्चन है कोरिलेशन कोएफिशिएंट। कोरिलेशन कोएफिशिएंट हमने देखा है कि +1 और -1, +1 -1 से +1 के बीच में इसको डिनोट किया जाता है, जो कि किसी भी दो वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशन है उसकी स्ट्रेंथ को ये दिखाते हैं। देखिए हम जो एक्सपेरिमेंट करते हैं वो कॉज एंड इफ़ेक्ट बेस्ड रिलेशन होता है कि एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। जैसे रेस्ट और हाई ब्लड प्रेशर, तो रेस्ट एक वेरिएबल हो गया और हाई ब्लड प्रेशर एक वेरिएबल हो गया कि रेस्ट करने से हाई ब्लड प्रेशर पे फ़र्क पड़ता है क्या, कम या ज़्यादा होता है क्या, ये हम टेस्ट करते हैं। तो ये दोनों हमारे वेरिएबल हो गए। अभी ये इसके बीच में रिलेशन कैसा है, रेस्ट करने से बीपी बढ़ रहा, बीपी कम हो रहा है क्या, मतलब कि स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशन है, सॉरी स्ट्रॉन्ग निगेटिव रिलेशन है। एक चीज़ कम हो रही है, एक चीज़ ज़्यादा हो रही है, और दोनों ही चीज़ बढ़ रही है। आप कोई चीज़ पर्टिकुलर चीज़ आप पोटैटो खा रहे हो और आपका वेट भी बढ़ रहा है, मतलब स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशन है। तो कोई कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या होता है, दोनों के बीच में, दोनों वेरिएबल्स के बीच के रिलेशन की स्ट्रेंथ को हम इसके ज़रिए जानते हैं। आंसर देख लेते हैं। द साइन पॉजिटिव और निगेटिव ऑफ ए कोरिलेशन कोएफिशिएंट इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। जो वेरिएबल्स है उसके बीच के रिलेशन की स्ट्रेंथ को ये जाहिर करता है। द एक्सटेंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स इज मेजर्ड बाय कोरिलेशन कोएफिशिएंट। वही सेंटेंस है ये कि दो वेरिएबल की स्ट्रेंथ को कोरिलेशन कोएफिशिएंट के ज़रिए मेज़र किया जाता है। ए कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज़ ऑलवेज अ नंबर बिटवीन -1 टू +1। -1 से +1 के बीच में ही इसका आंसर हमेशा आता है, इससे कम ज़्यादा नहीं होता। द साइन पॉजिटिव और निगेटिव ऑफ ए कोरिलेशन कोएफिशिएंट इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। फर्स्ट वन इज़ ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड क्या होता है, हम किसी को ऑब्ज़र्व करते हैं, रिसर्चर या साइकोलॉजिस्ट क्लाइंट को ऑब्ज़र्व करता है, उसके बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करता है और नोट डाउन करता है जो सारी चीज़ें, क्या साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग उसकी चल रही है,
कैसा उसका बिहेवियर है। तो ये ऑब्जर्वेशन मेथड होता है, जो हमने देखे थे चैप्टर जब हम पढ़ रहे थे, तो कि नेचुरल सेटिंग और लेबॉर्ट्री सेटिंग दोनों में किया जा सकता है वो। तो नेचुरल ऑब्जर्वेशन कहते हैं नेचुरल सेटिंग वाले को, और जो लेबॉर्ट्री सेटिंग में किया जाता है उसे कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन कहते हैं। आंसर देख लेते हैं। ऑब्जर्वेशन मेथड इज़ ए रिसर्च मेथड इज़ वेरी यूजफुल इन द एरियाज वेयर एक्सपेरिमेंट्स कैन नॉट बी कंडक्टेड। ऑब्जर्वेशन मेथड बहुत ही यूज़फुल है जब हम कोई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट नहीं कर पाते हैं। जैसे अब मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ और मेरे पास में क्लाइंट आते हैं, तो मैं उनके घर जाकर या ऐसे कोई उनके साथ में कोई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट नहीं कर पाती हूँ बहुत सारी चीज़ों के लिए। पर जब तक कि मैं उन्हें ऑब्ज़र्व नहीं करूँगी तब तक कि मैं कैसे जानूँगी कि वो कितना सच बोल रहे हैं, कितना झूठ बोल रहे हैं, उनका इनसाइट क्या है। तो उसके लिए मुझे उनको ऑब्ज़र्व करना होता है, उनकी बॉडी एक्सप्रेशंस और फेस एक्सप्रेशंस, उनकी बॉडी लैंग्वेज और ओरल लैंग्वेज, उनके फेस एक्सप्रेशंस, वो सारे मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, मेल खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, वो उनका आई कांटेक्ट कैसा है, वो बात करने में कितनी फ्लुएंसी है, बहुत सारी चीज़ें होती है, सभी ऑब्ज़र्व की जाती है, तभी किसी के बिहेवियर को हम समझ पाते हैं। तो दैट इज़ ऑब्जर्वेशन मेथड। अभी ये सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट से पॉसिबल नहीं, एक्सपेरिमेंट में होता है। आप पर्सनालिटी का एक्सपेरिमेंट करते हो, आप नीड एनालिसिस के लिए एक्सपेरिमेंट करते हो, टेस्ट लगाते हो, लेकिन ऑब्जर्वेशन मेथड जहाँ पे आप कोई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट नहीं कर पाते हो, बहुत सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट से पता भी नहीं चलती, बहुत सारी जगह एक्सपेरिमेंट की सेटिंग भी नहीं होती, आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाते हो, उस सिचुएशन में ऑब्जर्वेशन मेथड बहुत यूज़फुल होता है। It is a method in which behavior is observed in a natural or laboratory setting. Observation carried out in a natural setting is called natural observation, and observation carried out in a laboratory setting is called controlled observation. ये एक्चुअली मेथड वो है जिसमें नेचुरल या लेबॉर्ट्री सेटिंग में बिहेवियर को ऑब्ज़र्व किया जाता है। जो नेचुरल सेटिंग में बिहेवियर को ऑब्ज़र्व किया जाता है तो उसे नेचुरल ऑब्जर्वेशन कहते हैं, और लेबॉर्ट्री सेटिंग में किया जाता है तो उसे कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन कहते हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आप अचानक आपकी किसी पे नज़र पड़ गई, आपने अचानक किसी को, जैसे आप किसी को फ़ोन पे बात करते हुए आपने सुन लिया, उसको नहीं पता है कि आप उसको देख रहे हो या आप उसको सुन रहे हो, और वो किसी से बात कर रहा है, अपने पेरेंट्स से बात कर रहा है, अपने कोई दोस्त से बात कर रहा है, और तो आपको समझ में आता है कि उसका एक्चुअल बिहेवियर कैसा है, क्योंकि एक इंसान में सोशल डिज़ायर होती है और वो पब्लिक के सामने अलग तरीके से अपीयर होता है, और वो अपने पर्सनल रिलेशन में वो बहुत अलग तरीके से अपीयर होता है। सोशल डिज़ायर की वजह से, सोशल डिज़ायर क्या होती है, सोसाइटी में अच्छा दिखने या अच्छा लगने की जो ख्वाहिश इंसान के अंदर होती है, तो उसके लिए इंसान के रवैये में कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं बनावट आती है, या कहीं ना कहीं कंट्रोल्ड होता है। तो और नेचुरल सेटिंग में जो स्पॉन्टेनियस आपका रिस्पॉन्स आता है वो नेचुरल होता है। लेबॉर्ट्री सेटिंग में जैसे कोई स्टूडेंट है, वो क्लास में कोई स्टूडेंट बहुत शरीर है, टीचर क्लास में नहीं है, और वो लोग कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, वो लोग किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। अगर अचानक से किसी टीचर ने उनको देख लिया, पीछे से किसी टीचर ने देख लिया, बच्चों को नहीं मालूम है कि टीचर उनको देख रहा है, तो अभी वो लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं, ये नेचुरल सेटिंग में उनका ऑब्जर्वेशन है। लेकिन एग्ज़ाम चल रहा है, क्लासरूम में इन्विजिलेटर है, और अभी वो किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, तो ये कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन है। Observation method is widely used by child psychologist, clinical psychologist, social psychologist. चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और सोशल साइकोलॉजिस्ट सभी इस मेथड का यूज़ करते हैं। चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के लिए तो बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि बच्चे वोकल नहीं होते, हर चीज़ के वो बता नहीं पाते, बातें तो करते हैं बच्चे, पर वो हर चीज़ बता नहीं पाते, अपने एक्सप्रेशंस को वो ज़बान नहीं दे पाते। तो ऐसे में चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट की और ज़िम्मेदारी बन जाती है, और चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट का रोल बढ़ जाता है, ऑब्जर्वेशन मेथड का इम्पोर्टेंस भी बढ़ जाता है, और ऑब्ज़र्व करके उनको समझते हैं। Observation method can be treated as a scientific method and will be beneficial when it is used with the specific purpose of the research and planned in a systematic way.
अब देखिए, आप कहेंगे कि साइकोलॉजी तो साइंटिफिक है तो इसमें ऑब्जर्वेशन मेथड कैसे आ गया। साइंटिफिक क्या होता है, किसको मानते हैं हम, जिसको हम एक्सपेरिमेंट के वैलिडेट कर पाते हैं, जिसको वेरीफाई कर पाते हैं, हम उसी को साइंटिफिक मानते हैं कि जिसके सभी सेटिंग में सेम रिज़ल्ट है। लेकिन ऑब्जर्वेशन मेथड में तो कोई एक्सपेरिमेंट करना पॉसिबल ही नहीं है, बल्कि हमने शुरू में ही पढ़े जहाँ एक्सपेरिमेंट नहीं किए जा सकते वहाँ ऑब्जर्वेशन मेथड यूज़ किया जा सकता है। फिर ये साइंटिफिक मेथड कैसे हुआ, या वो साइंटिफिकली कैसे यूज़फुल या बेनिफिशियल हो सकता है, तो वो ऐसे हो सकता है कि अगर ऑब्जर्वेशन मेथड को स्पेसिफिक पर्पस से यूज़ किया जाए, किसी को स्पेसिफिक पर्पस से ऑब्ज़र्व किया जाए, आप ख़ास तौर से उसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं आपको कुछ पर्टिकुलर चीज़ जानने के लिए, प्लान्ड हो, सिस्टेमेटिक वे में हो, तो वो साइंटिफिक हो जाता है, वो बेनिफिशियल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्वे मेथड क्या होता है। सर्वे मेथड जो सर्वे करते हैं, आप देखते होंगे कि अक्सर किसी कॉलेज के, एमबीए कॉलेज के बच्चे, नर्सिंग कॉलेज के बच्चे आप लोगों के पास में कोई फॉर्म लेकर आते हैं और आपसे मालूमात लेके डाटा एंट्री करते हैं अपने पास में, तो ये सारा सर्वे मेथड होता है। देख लेते हैं आंसर में। ए सर्वे इज़ डिफाइंड एज अ रिसर्च मेथड यूज फॉर कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम ए प्री डिफाइंड ग्रुप ऑफ रिस्पोंडेंट्स टू गेन इंफॉर्मेशन एंड इंसाइट्स ऑन वेरियस टॉपिक्स ऑफ इंटरेस्ट सच एज पॉलिटिकल ओपिनियन, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस एट्सेट्रा। जो सर्वे मेथड होता है, इसमें पहली बात तो आपको इंफॉर्मेशन किससे कलेक्ट करना है, ये ग्रुप डिसाइडेड होता है, प्री डिफाइंड होता है कि लिटरेट पीपल से लेना है, इलिटरेट पीपल से लेना है, स्लम एरिया से लेना है, हाई क्लास से लेना है, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू रखने वाले लोगों से लेना है, टीचर्स से लेना है, स्टूडेंट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, या कोई पर्टिकुलर जॉब वाले लोगों से, नर्सिंग के स्टूडेंट से लेना है, कोई भी किसी भी पर्टिकुलर फार्मेसी, अभी कोरोना चल रहा है तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि कोई डॉक्टर्स से का इंफॉर्मेशन हमको लेना है, या फिर नर्सेस की इंफॉर्मेशन हमको लेना है, या फार्मेसीज़ वालों का इंटरव्यू लेना है, तो हम जो जाके डेटा कलेक्ट करते हैं, और ये सारा कुछ पहले से प्री डिसाइडेड होता है, प्री डिफाइंड होता है, सारे क्वेश्चंस वगैरह भी प्री डिसाइडेड होते हैं। और तो ये सर्वे मेथड कहलाते हैं। इसमें क्या क्या होता है, सर्वे मेथड मेक्स यूज ऑफ क्वेश्चनायर्स, चेक लिस्ट, रेटिंग स्केल्स, इन्वेंट्रीज, इंटरव्यू एट्सेट्रा टू कलेक्ट द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। सर्वे मेथड में क्वेश्चनायर, चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल्स, इन्वेंट्रीज, इंटरव्यू, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। क्वेश्चनायर उनके पास में पहले से डिसाइडेड क्वेश्चंस की लिस्ट होती है, वही क्वेश्चन के आंसर ये मांगते हैं सर्वे में। चेकलिस्ट होती है जिसमें हम टिक करते हैं, वो चेकलिस्ट होती है, क्या इंटरेस्टेड, किस चीज़ में इंटरेस्टेड है नहीं है, अकॉर्डिंगली टिक किया जाता है। रेटिंग स्केल्स, आप किसी चीज़ को कितना रेट करते हो, जो रेटिंग स्केल्स हम लोग देखते हैं ना, कोई भी ऐप के लिए या कोई भी चीज़ के लिए, मोबाइल में अक्सर हम देखते हैं कि आप इसको 2 स्टार रेट करेंगे, 3 स्टार रेट करेंगे किसी प्रोडक्ट के लिए, तो इस तरह की रेटिंग स्केल्स होती है। इंटरव्यू वगैरह होते हैं ताकि इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जा सके जो रिक्वायर्ड है। The survey method is largely used by social psychologists, educational psychologists, industrial psychologists, etc. सोशल साइकोलॉजिस्ट, एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट और इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट ये यूज़ करते हैं। Survey method is an economic and efficient method of data collection. Survey method can be undertaken using email, telephonic calls और डायरेक्ट इंटरेक्शन विथ रिस्पोंडेंट। ये बहुत ही इकोनॉमिक होता है, इसमें ज़्यादा कुछ खर्च नहीं आता, जाके मतलब कोई इंस्ट्रूमेंट तो नहीं लगते, बस जाके आपको उनसे क्वेश्चंस पूछने होते हैं, आंसर्स उनसे लेने होते हैं, जो आपका ट्रैवल का ख़र्चा होता है वही होता है। और वैसे तो आजकल ऐसे घर घर जा के या इंस्टीट्यूट जाके पूछने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ईमेल पे क्वेश्चनायर भेज दिया या टेलीफोन कॉल करके क्वेश्चंस पूछ लिए, ये सारे मेथड भी इसमें पॉसिबल है सर्वे मेथड में।
Case study method. Case study is one of the qualitative research methods used in psychology. This method is mostly used by clinical psychologists. केस स्टडी मेथड में क्लाइंट की स्टडी की जाती है. मोस्टली क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इस मेथड को यूज़ करते हैं. बहुत ही क्वालिटेटिव मेथड होता है ये. Sigmund Freud and Jane Piaget were the two important figures to use case study method widely. Sigmund Freud और Jane Piaget ये दोनों साइकोलॉजिस्ट ने बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया है. केस स्टडी इज़ एन इन डेप्थ लुक एट एन इंडिविजुअल ग्रुप और पर्टिकुलर इवेंट. केस स्टडी क्या होती है कि किसी इंसान के अंदर को जानना, किसी इंसान की किसी इंडिविजुअल या किसी ग्रुप या किसी पर्टिकुलर इवेंट की पूरी तहकीक करना, पूरी उसको गहराई तक के जांचना, पता करना, ये केस स्टडी होता है. केस स्टडी कैन बी ट्रीटेड एज अ साइंटिफिक मेथड एज इट प्रोवाइड्स रिच डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन ऑफन सजेस्टिंग हाइपोथेसिस फॉर फर्दर स्टडीज़. ये भी साइंटिफिक मेथड ही कंसिडर किया जाता है क्योंकि ये काफ़ी डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन हमको केस स्टडी से मिलती है. हाइपोथेसिस भी मिल जाते हैं हमको आगे की स्टडी करने के लिए. In case study method, a researcher collect information about a particular individual from multiple sources such as parents, family members, peers, teachers, colleagues, etc. केस स्टडी मेथड में क्या होता है, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं या जो रिसर्चर होते हैं वो किसी पर्टिकुलर इंसान के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं अलग अलग सोर्सेज से. उसके पेरेंट्स के इंटरव्यू लेते हैं, उसके फैमिली मेम्बर्स के इंटरव्यू लेते हैं, उसके फ्रेंड्स से बात करते हैं, टीचर्स से बात करते हैं, कलीग से बात करते हैं और उसके बारे में सभी तरह की इंफॉर्मेशन जमा करते हैं. टू असेस द इंडिविजुअल्स करेंट लेवल ऑफ साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग. उसका क्या साइकोलॉजिकल लेवल क्या है, किस तरह से साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग चल रही है उसके अंदर में, तो ये जानने के लिए, उसको असेस करने के लिए. A researcher while using case study method may use several techniques like observation, interview, psychological test, etc. to collect information about a particular individual. और ये केस स्टडी करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स वो इस्तेमाल करते हैं. ऑब्जर्वेशन करना क्लाइंट का, उसका इंटरव्यू लेना, डिफरेंट साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट लगा के इंफॉर्मेशन लेना किसी भी इंसान की, किसी भी पर्टिकुलर बंदे की साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग को असेस करने के लिए. तो ये केस स्टडी मेथड होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्पोर्टेंस ऑफ रैशनैलिटी. रैशनैलिटी का क्या इम्पोर्टेंस है साइकोलॉजी में, देखते हैं आंसर. बीइंग ए साइंस, साइकोलॉजी ट्राइज टू एस्टेब्लिश लॉज दैट गवर्न ह्यूमन बिहेवियर. एट द सेम टाइम इट एक्सेप्ट्स द फैक्ट दैट ह्यूमन बिहेवियर इज़ डायनेमिक एंड कॉम्प्लेक्स. देखिए पहले तो हमने ये पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर के स्टार्टिंग में ही कि साइकोलॉजी एक साइंस है रदर देन आर्ट्स. तो एज ए साइंस साइकोलॉजी ऐसे लॉज को इस्टेब्लिश करती है जो ह्यूमन बिहेवियर को गवर्न करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर को देखते हैं, ह्यूमन बिहेवियर पर वर्क करते हैं. और साथ ही साइकोलॉजी ये भी एक्सेप्ट करती है कि ह्यूमन बिहेवियर काफ़ी डायनेमिक है और कॉम्प्लेक्स है. ये हमेशा चेंज होता है, प्रोग्रेस होता है और बहुत ही कॉम्प्लेक्स है. इस पर हम 2+2=4 वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते. इतना कट टू कट ये नहीं होता है, काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी इसमें होती है. सम ऑफ आवर बिहेवियर्स आर कॉमनली सीन इन अदर्स. एट द सेम टाइम सम ऑफ आवर बिहेवियर्स आर एक्सक्लूसिव. बहुत सारे हमारे बिहेवियर दूसरे लोगों में भी दिखाई देते हैं, वहीं पे बहुत सारे ऐसे बिहेवियर है जो इंडिविजुअल होते हैं. अटेनिंग हैप्पीनेस इज़ मैन्स ग्रेटेस्ट एम इन लाइफ. लेकिन जो हमारी ज़िंदगी का अहम मकसद खुशी हासिल करना होता है. While achieving this aim, every individual feels, thinks and acts exclusively. हर इंसान की ज़िंदगी का अहम मकसद सबसे, हम जो पैसा हासिल करते हैं, गाड़ी हासिल करते हैं, नौकरी हासिल करते हैं, लाइफ पार्टनर की तलाश करते हैं, सबके पीछे हमारा मकसद क्या होता है कि खुशी हासिल करना. तो खुशी हासिल करने के लिए हर एक इंसान अलग तरीके से महसूस करता है, सोचता है और अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करता है, अलग तरीके से एक्ट करता है. हर किसी का खुशी का मेयार, खुशी का स्टैंडर्ड अलग अलग होता है. एक चीज़ किसी को बहुत ज़्यादा खुश करती है, वहीं एक चीज़ वही चीज़ का किसी दूसरे पे कोई असर नहीं होता, कोई उसको उससे फ़र्क नहीं पड़ता. उसके लिए खुशी वाली चीज़ें कुछ और होती है. किसी को पैसा बहुत खुश करता है, किसी को रिश्ते बहुत खुश करते हैं. सबका अलग अलग थिंकिंग होती है, सबकी अलग अलग सोच होती है.
But while being happy, one should see to it that one's emotions, thoughts and acts do not get driven by irrational influences, and one should not compromise on social norms, values and ethics for being happy. ये सच है कि हर किसी का खुशी का मेयार, खुशी का स्टैंडर्ड अलग होता है, हर कोई अलग तरीके से सोचता है, अलग तरीके से एक्ट करता है, लेकिन हाँ ये बात हमें ध्यान रखनी ही चाहिए कि खुशी हासिल करने के लिए हमें ऐसे कोई इरेशनल इन्फ्लुएंस में बह नहीं जाना चाहिए, कोई हमारे थॉट्स इरेशनल नहीं होने चाहिए, हमने सोशल नॉर्म, सोशल वैल्यूज़, एथिक्स के से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। जैसे बहुत पैसा कमाना, बहुत दौलत हासिल करना किसी की ज़िंदगी का मकसद है, मतलब किसी को उसी से खुशी हासिल होती, लेकिन वो ये सोचे कि उसके लिए वो करप्शन करे, उसके लिए वो डाका डाले, कहीं चोरी करे, तो ये तो एक इरेशनल थॉट है ना। ये कैसे इंसान, ये इसमें कोई रैशनलिटी नहीं है और ऐसी खुशी बेकार ही है, मतलब कोई वैल्यू नहीं है इस खुशी की। तो यहीं पे रैशनलिटी का इम्पोर्टेंस आता है कि आप जो चीज़ हासिल कर रहे हो उसमें आपको रैशनल थिंकिंग के साथ में काम करना है। ऐसे किसी भी एक्सटेंड में जाकर, जैसे अब किसी को कोई लड़की या कोई लड़का बहुत अच्छा लगता है और वो उसे हासिल करना, उसके साथ में अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, उसके लिए वो ये खुशी हासिल करने के लिए वो उसे घर से भगा ले, वो उसके साथ में कुछ बुरा सलूक, उसको डराए, बुरा सलूक तो नहीं, उसको डराए धमकाए, उसके साथ में ज़बरदस्ती करे क्योंकि उसको खुशी है उसको हासिल करने की। तो दिस इज़ इरेशनल थॉट, तो ये नहीं होना चाहिए। Sciences are appreciated by society when application of scientific knowledge improves the quality of life। देखिए हर एक सोसाइटी में हम आज जिस ज़माने में जी रहे हैं, साइंस का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और हर एक इंसान साइंस को अप्रिशिएट करता है, साइंस की वैल्यू को समझता है, उसको अहमियत देता है, और जो साइंस का नॉलेज होता है, और जो उसके एप्लीकेशन होते हैं, साइंस के जो भी एप्लीकेशन होते हैं, ये हम जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जितनी भी सारी सहूलतें हमारी ज़िंदगी में हैं, फ़ैन है और जो कुछ भी है, तो ये सारी चीज़ें ये कैसे हासिल हो रही है, ज़िंदगी की जितनी भी सहूलतें हैं, फ़ैन है, गाड़ी है, किचन यूटेंस के और वो है, सामान है और बहुत सारी चीज़ें, तो ये सब साइंस की वजह से ही पॉसिबल हुई है और ये इससे हमारी लाइफ की क्वालिटी इम्प्रूव हुई है। बिल्कुल इसी तरह से लाइक अदर sciences, psychology too helps in improving the quality of life by applying the concept of rationality in day to day life। बिल्कुल इसी तरह से दूसरे साइंसेस से जिसने जिस तरह से हमारी लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव की है, व्हीकल्स ने हमारी लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव की है, घर में एसी, फ़ैन, कंप्यूटर, मिक्सर, ग्राइंडर, फ्रिज, ये सारी चीज़ों ने जिस तरह से हमारी लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव की है, बिल्कुल इसी तरह से जो साइकोलॉजी का साइंस है वो भी हमारी लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में मदद करता है, जब हम रैशनैलिटी के कंसेप्ट को हमारी डे टू डे लाइफ में अप्लाई करते हैं, जब हम रैशनली थिंक करते हैं, जब हम रैशनैलिटी को इम्पोर्टेंस देते हैं और हम इरेशनल होके नहीं सोचते, हम किसी भी एक्सटेंट पे जाके इम्पल्सिवली कोई काम नहीं करते, तो ये हमारी लाइफ में, हमारी डे टू डे लाइफ में हमारी खुशी हासिल करने में हमारी ज़िंदगी की क्वालिटी को ही इम्प्रूव करती है। इसलिए मैं हमेशा ही कहती हूँ कि हमको साइकोलॉजी सिर्फ पेपर अटेम्प्ट करने के लिए, एग्ज़ाम में पास होने के लिए नहीं पढ़ना है, बल्कि हमारी लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए पढ़ना है। तो उम्मीद है आप को भी इस सारी चीज़ों से हेल्प मिलेगी। जो भी कन्फ्यूज़न है वो आप मुझसे ज़रूर पूछिए। बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हैव अ गुड डे।